चलो, तो ये दो न्यूज एक साथ मैंने मर्ज की है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला एक आपका न्यूज रही 19 अपोजिशन पार्टीज टू बॉयकॉट पार्लियामेंट इनॉग्रेशन बाय पीएम। ठीक है, उसका बायकॉट कर रहे हैं 19 अपोजिशन पार्टी। और दूसरा अगर इसी से रिलेटेड है आपका न्यूज, न्यू पार्लियामेंट टू हाउस सेपरेट दैट सिंबलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, ये दो चीजें आपकी जो है न्यूज एक साथ आप इसको ज्वाइन करके समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो पहला आपका चीज है डिस्कस करने के लिए, वो ये है कि ये जो 19 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपोजिशन करने की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको अकॉर्डिंग टू दी व्हाट पार्लियामेंट जो भी सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ये नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करना चाहिए, जबकि कर रहे हैं हमारे पीएम। तो उसको लेकर जो है आपकी 19 की जो अपोजिशन पार्टी है वो अगेंस्ट में है कि जिस दिन ये इवेंट होगा आपका, है ना, May 28 को, वो इसको अटेंड नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग। अब ये एक ऐसा इशू है जो आपके वैसे प्रीलिम्स में तो कभी नहीं आता है, एमसीक्यू में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है आपके मेंस के लिए आ सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट को क्या मानते हैं, हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, सारे कामकाज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो एक सिंबॉलिक हेड होता है, एक रबर स्टैंप होता है, और सारे एक्चुअल में कामकाज जो कर रहा होता है वो कैबिनेट आपकी कर रही होती है, यानी कि पीएम प्लस कैबिनेट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि हर काम जो आपके होता है वो प्रेसिडेंट के ही नाम से होता है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट जो है एक परमानेंट बॉडी है फॉर द 5 years, और आपकी बाकी जो बॉडीज हैं वो टेम्परेरी बॉडी को मान के हम प्रेसिडेंट के सारे कामकाज करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से दूसरा जो ये वाली न्यूज रखी है मैंने, उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, सेंगोल जो दिख रखा है। ठीक है, इसको लिख लो, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना। ये जो आपका है इसको हिस्टोरिकल इसका कुछ आ सकता है। ठीक है, SENGOL लिख दिया था उन्होंने, संदीप उन्होंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा सर्च कर लेना। इसको रखा जाएगा जो आपका स्पीकर है उसके ठीक सीट के पास में या सामने की तरफ ये रखा जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ी सी एक बार हिस्ट्री थोड़ी सी सर्च कर लेना। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल था 2 दिन के अंदर, वो ये रहा था आपका। एक एडिटोरियल में ये सेक्शन था कि एक्सपोर्ट श्रिंक अक्रॉस मेनी नेशंस फॉर मोस्ट आइटम्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो इकोनॉमिक क्या चल रहा है, आपका रिसेशन जो चल रहा है, मतलब अभी तो हमारे पे इतना असर नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में आपका एक तरीके का इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो शुरू हुआ है, और उसका असर इंडिया पर भी आया है कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 चीजें समझना आप पहले, तो थोड़ा डिस्कस होगी। इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है ये आपका। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो इसी न्यूज़पेपर का बना रखा है मैंने। अब देखो इस जो आर्टिकल था उसके की फैक्ट्स क्या हैं। अगर आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फर्दर वीकेंड इन अप्रैल दिस ईयर। ठीक है, तो हमारा जो इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है दोनों वीक हुआ है। जबकि होता क्या है, किसी भी कंट्री में कहते हैं कि किसी भी कंट्री की हेल्दी इकोनॉमी की कंडीशन क्या होती है, हेल्दी इकोनॉमिक कंडीशन तब होती है जब आपके देश का एक्सपोर्ट क्या हो रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो, और लगातार आपका जो इंपोर्ट हो वो लगातार कम हो रहा हो। और अगर 0% पे आप इंपोर्ट लेके आ जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपोर्ट को आप बढ़ा दें, तो ये तो और भी अच्छा अपनी इकोनॉमी के आपके लिए होता है। इससे आपकी जो फॉरेन करेंसी है, ओवरऑल जो एसेट्स हैं वो हमारी जुड़ती हैं। लेकिन ठीक इसके अगर उल्टा हो जाए कि इंपोर्ट लगातार हमारा क्या होता जाए, बढ़ता जाए, और एक्सपोर्ट जो है वो लगातार घटता जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये होते हैं कि आपकी जो मनी की जो वैल्यू होती है इंटरनेशनल मार्केट में वो ही बहुत वर्स कंडीशन पे आपकी गिर जाती है। दूसरा, जब आप लगभग लगभग सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप दूसरी कंट्रीज में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में उस कंट्री ने कभी भी अगर आपके प्राइस बढ़ाए उस चीजों के, तो उसका सीधा असर जो है वो हमारे किस पे पड़ता है, इन्फ्लेशन पे पड़ता है। ठीक है, खैर अभी इस आर्टिकल में ये बात कही गई थी कि इंडियाज एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट फर्दर वीकेंड इन द अप्रैल, यानी कि दोनों ही आपके क्या हुए हैं, वर्स कंडीशन में आपके आए हैं। एक चीज तो ये मान के चलना है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिक्लाइन ट्रेंड। ठीक है, दोनों डिक्लाइन ट्रेंड में आ रहे हैं, दैट हैज बीन ऑब्जर्व सिंस जून लास्ट ईयर, यानी कि पूरे 1 साल होने को हो रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी आपका क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और आपका इंपोर्ट भी जो है वो नीचे आ रहा है। अब देखो इसकी वजह बहुत सारी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें
कि हमारा एक्सपोर्ट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि और हमारे जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है आपके बाकी कंट्रीज में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या यूरोप में, इन जगहों पे हम ज्यादा अच्छा बेचते हैं अपना। तो एक्सपोर्ट यहाँ पर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इन पिछले एक सालों में इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में या इन कंट्रीज में, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ खुद ही क्या आ रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है। ठीक है, तो एज यूजुअल है कि उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमारे भी जो एक्सपोर्ट होगा वो घटेगा। ठीक है, और इंपोर्ट क्यों हमारा घट रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे कंट्री में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कुछ हद तक नीचे की ओर गई है, जिससे हम जो चीजें बाहर से मंगा के बनाते थे वो अभी हम बना नहीं रहे। ठीक है, अच्छा, फिर अगर अगला देखो पॉइंट, इंपोर्ट्स डिक्लाइन मोर देन एक्सपोर्ट इन अप्रैल। ठीक है, ये एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो पॉजिटिव है कि इंपोर्ट ज्यादा डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट के मुकाबले। यानी कि अगर इंपोर्ट मान लो अगर 25% आपका एक तरीके से हुआ है तो वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, फिर आप एक ये देख रहे होगे, ट्रेड डेफिशिएट। ठीक है, इसको लिख लो, ये कीवर्ड है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस कीवर्ड को लिख लो, ट्रेड डेफिशिएट। ये वर्ड आप कई बार सुनते आ रहे होंगे। एक वर्ड आपने और सुना होगा, फिजिकल डेफिशिएट। ये वर्ड सुना है किसी ने दोनों में से, फिजिकल डेफिशिएट? हाँ, किसी ने? संदीप, सोनाली? एक फिजिकल डेफिशिएट होता है, एक आपका ट्रेड डेफिशिएट होता है। ट्रेड डेफिशिएट तो आपको यहाँ समझ में आ गया भाई, जो ये आपका डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये जब ऊपर नीचे हो रहा होता है तो उस हिसाब से ट्रेड डेफिशिएट पे भी फर्क पड़ रहा होता है। ठीक है, और उल्टा ट्रेड डेफिशिएट खत्म कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इम्पोर्ट ना के बराबर या बहुत कम होगा। ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट वर्ड सुना है किसी ने दोनों में से? संदीप या सोनाली, आप लोगों ने सुना है ये? नहीं 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 सर, नहीं सुना है। फिजिकल तो सुना है लेकिन सर मीनिंग नहीं पता है सर। अच्छा, मीनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो, फिजिकल डेफिशिएट में एक 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 अगर हम थोड़ा सा रॉ फॉर्म में समझे, इसका मीन्स ये हो गया कि जब हमारे ओवरऑल के जो हमारे खर्चे और जो आमदनी है उसमें क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। ठीक है, और हमारी सरकार के साथ जो कि एक क्या है, ध्यान रखना, हम जो इंडिया है, हमने जब हम 1947 में आज़ाद हुए, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें ये मैटर आया था कि हमारी जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट होनी चाहिए, या पूरी तरीके से जैसे क्यूबा है सोशलिस्ट होनी चाहिए, या मिक्सअप होनी चाहिए। तो भाई हमने जो रास्ता अपनाया वो बीच का अपनाया, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और हमारी एक तरीके की सोशल इकोनॉमी भी है। अब सोशल इकोनॉमी का मीन्स हो गया कि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं। तो सिंस 1950 या सिंस मान के चलो 1947 और आज की तारीख तक, अगर आप ज्यादा दूर मत जाओ, 2023 भी ले लो, तब भी आप मान के चलो कि फूड आज भी सरकार ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने हाथों में ले रखा है। ठीक है, अंडर दी व्हाट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि भाई किसी भी हालत में कोई और चीजें महंगी हो जाए, कितनी भी दाम पहुंच जाए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को खाना तो मिलना चाहिए। तो ध्यान रखना, फूड जो आपके जिनके क्या बने होते हैं, बीपीएल कार्ड बने होते हैं या आपके एपीएल कार्ड बने होते हैं, उनको तो सरकार बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड करा रही है अंदर दी सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो मिक्स में जो सोशलिस्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हमारी सरकार जो है बीपीएल और एपीएल कार्ड होल्डर्स को 2 रुपए किलो आपका गेहूं मिलता है उनको, और 3 रुपए किलो हमारा क्या मिलता है, चावल मिलता है। ठीक है, तो इसके अंडर में और फिर पल्सेस भी, दाल भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई प्रोटीन की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाए। तो इस तरीके से तो सरकार ने क्या कर रखा है, डायरेक्टली आप मानिए कि लगभग लगभग मोर देन 50-60% पॉपुलेशन को सरकार जो है वो फूड प्रोवाइड करवा रही है। बाकी जो लोग बचे, अब राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ, बाकी जो आपके 30% पॉपुलेशन बची, उनको जो ये फूड का रेट है, यानी कि जिनके 30% लोग कौन बचे, मोटा मोटा मान के चलिए जिनके पास एपीएल या बीपीएल कार्ड नहीं है, ये लोग सीधे कहाँ से जाके अपने लिए फूड खरीदते हैं, आपका मार्केट से जाके फूड खरीदते हैं। अब क्या मार्केट सरकार के कंट्रोल में है? दोनों में से मुझे कोई बताना, इस मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कि मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के स्टोर जाते हैं या कोई बिग बाजार जाते हैं, वहां पे जो भी आपके खाने पीने की चीजें हैं, क्या वो, या सब्जी मंडी जाते हैं, क्या वो प्राइजेस सरकार के कंट्रोल में है कि सरकार उनके प्राइजेस हर हफ्ते निकालती है कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते, या सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है? हाँ, दोनों में से मुझे कोई बताओ।
आपको लगता है कि हाँ, सर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो होता है सर, कैसे? एमआरएफ में मिनिमम रिटेल प्राइस में। एमआरपी? सर वो नहीं पता कैसे होता है। नहीं नहीं, यस सर। अच्छा एमआरपी बोल रहा हूँ, होता मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो है यस। हाँ बोलो बोलो। देखो, मतलब जैसे पानी का बोतल है उसमें हाँ 50 रुपीज, ठीक है, उससे ठीक आप है, ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। सुनाइए, आपको कुछ अंदाजा किस तरीके से कुछ? देखो, इसको आप लोग को ना, नो सर। इसको आप लोग को इस तरीके से समझना है कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 30% या 40% पॉपुलेशन बची, जो कि डायरेक्टली मार्केट से जाके क्या खरीदती है, आपके जो गुड्स हैं, मैं अभी फूड पे अटका हूँ, मैं अभी कपड़ों पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। जो बेसिक नेसेसिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो फूड खरीदती है। और बेसिक नेसेसिटी में भी फूड की, मैं फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फल होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है, आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, इनके प्राइसेस सरकार जो है वो इनडायरेक्टली तरीके से कंट्रोल करती है। यानी कि फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करा के, सब्सिडी प्रोवाइड करा के। कि जब फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है तो जो कुल लागत आती है, टोटल एक्सपेंडिचर आता है एक हेक्टेयर खेत में गेहूं उगाने में या चावल उगाने में, वो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है, किसमें? फर्टिलाइजर में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, बिजली में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जो इरिगेशन के लिए वाटर यूज हो रहा होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज हो रहा होता है, जो किसान आपके पानी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये तीन चीजें फार्मर्स को मिलती है तो जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, फार्मर्स के लिए कम हो जाती है, ठीक। और जब ये फार्मर्स इसको बेचने के लिए कहाँ लेके आते हैं? मंडी में लेके आते हैं, चाहे वो सरकारी मंडी हो या चाहे वो प्राइवेट मंडी हो। तो वहां पर फिर आपके क्या, प्राइस वॉर होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे फार्मर्स अपना सामान लेके बेचने आते हैं, तो आप प्राइस वॉर होने के कारण अपने आप जो प्राइसेस होते हैं उसके एक स्टैंडर्ड लेवल पे आपके आ जाते हैं। फिर बहुत ज्यादा भी ना गिर जाए कि फार्मर्स को नुकसान हो जाए, तो इसके लिए सरकार क्या इश्यू करती है हर साल? आपने सुना होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये भी अपने असाइनमेंट में एक आपको करना है, इसको इसको लिख लो असाइनमेंट के लिए। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई फार्मर्स नुकसान में न चले जाए, ठीक है। अब यहीं से मैं एक और चीज लिखकर कर दूं कि ये जो हमारी सरकार है अंडर दी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो फार्मर्स को ये सब चीजें प्रोवाइड करा रही है एट दी सब्सिडाइज रेट, या कह लो फ्री में बिजली दे रही है, पानी दे रही है, इसको लेके कई डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज कहाँ जा चुके हैं? डब्ल्यूटीओ में जा चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा रखे हैं कि भाई जो भारत अपने किसानों को ये जो सब्सिडीज देते हैं ये इनको बंद करनी चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो है या रिलायंस है या टाटा है, वो इन फार्मर से इन गेहूं को खरीदता है, इन गेहूं को कह लो कि साफ करता है, अच्छी तरीके से पैक करता है, और फिर कहाँ, यूरोप के मार्केट में बेचने के लिए भेज देता है। तो जब ये यूरोप के मार्केट में जाती हैं ये चीजें, तो वहां पे क्या होती है, बहुत ही सस्ती होती है, क्योंकि उसका टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट ही होता है वो बहुत कम आपका होता है, ठीक है। तो इसको लेके भी हल्ला बहुत हो चुका है। अब यहाँ मैं एक टर्म बोल दे रहा हूँ जो आपके शायद एग्जाम में आ जाए, डब्ल्यूटीओ में ये टर्म बहुत बार यूज हुई है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये वर्ड आप यूज देखोगे, ठीक है। चलिए, तो इसी को आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी को आगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें वही बात लिखी हुई कि द फॉल इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट वाज नॉट लिमिटेड इन इंडिया, मेनी नेशंस हैव रिकॉर्डेड सिमिलर डिक्लाइंस पॉइंटिंग टू अ स्लोइंग ग्लोबल डिमांड, ठीक है। यानी कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पूरी ही दुनिया में जो आपकी डिमांड है वो क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। फिर अगला अगर आप देखें पॉइंट, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोरकास्ट, इसने पहले ही फोरकास्ट कर दिया है, विच हैड सेड दैट ग्लोबल ग्रोथ विल स्लो डाउन इन 22 एंड 23, ठीक है। वो अभी आप लोग को पता नहीं चल रहा है, इंडिया में रह रहे हैं हम लोग इसलिए इतना हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप एशिया के और नेशंस में जाएं, ज्यादा दूर मत जाओ, हमारे बगल में पाकिस्तान में चले जाओ, तो आपको इस स्लो डाउन का जो असर है वो बहुत बुरा आपको वहां पर दिख रहा है, ठीक है। देन आईएमएफ एज्यूम दैट द फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस इन यूएस। अब देखो यूएस में भी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा है वहां पे, बहुत बुरी हालत वहां पे बैंकों की हो रखी है, ट्रिगर्ड बाय द सडन कोलैप्स ऑफ 3 रीजनल बैंक्स। यूएस के 3 रीजनल बैंक्स जो है वो बुरी तरीके से कोलैप्स हुए, यानी कि लोगों ने पैसे लिए थे
अपने घर के लिए, कारों के लिए, जो और ओवरऑल लेते हैं जैसे कि, और वो दे आर नॉट एबल टू रीपे, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पे आपका धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है जो मनी का ट्रांजेक्शन है। फिर अगर अगला पॉइंट देखो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू हैज बीन ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, along with petroleum products, export of engineering goods, gems, jewelry, chemicals, ready-made garments and plastic जो है, और grew at a slower pace, ठीक है, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं जो आप देख रहे हो एक्सपोर्ट्स ऑफ, ये हमारे मेन एक्सपोर्ट आइटम्स है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, वैसे मैं ये स्लाइड आप लोगों को भेज दूंगा। तो ये हमारे मेन एक्सपोर्ट आइटम्स है जो हम क्या करते हैं बाहर से, जिससे हमें क्या मिलती है, अच्छा खासा डॉलर्स में अर्निंग होती है। तो वो भी हमारी क्या हुई है 23 में और 22 में, 22-23 मान के चलो, हमारी क्या हुई है, स्लो डाउन हुई, ठीक है। लेकिन अभी भी ये इतना असर नहीं आया है जितना और देशों पे आपका आ रहा है, ठीक। फिर इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फर्दर वीकन इन अप्रैल, अच्छा ये तो रिपीटेशन हो गया, सॉरी। यहाँ पे देखो, द एक्सपोर्ट ऑफ राइस एंड फार्मा प्रोडक्ट वर द ओनली ब्राइट स्पॉट्स एमिड द ग्लूम। अगर आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक या शायद कल या परसों की बात है, हम लोग वो एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे ना, बायो मेडिकल या बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, कि जो ब्रिक्स की आपकी मीटिंग हुई थी, याद आ रहा? ब्रिक्स में सब ये कह रहे थे कि भाई इंडिया में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली किस फील्ड में, आपके फार्मा फील्ड में, ठीक है। तो ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ग्रो किए, लेकिन इसमें से एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे लिए अगर बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर रहा है इंडिया को। कैसे, कौन बताएगा? इनमें से कोई एक ऐसा चीज है, इन दोनों में से, आउट ऑफ दीज टू, अगर वो इंक्रीज लगातार हो रहा है तो हमको उसका लॉस भी बहुत हो रहा है कहीं ना कहीं। कुछ अंदाजा किसी को, इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है, नंबर 1 है या 2 है? जितना ज्यादा वो इंक्रीज होगा हमको क्लाइमेटिकली बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, या हो रहा है, शायद कभी पढ़ा हो आप लोगों राइस। ने। राइस में, ठीक है, क्यों? हाँ ठीक बताया, राइस। देखो, ये शायद आप लोगों ने कभी आर्टिकल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन चाइना ने क्या किया है कि पिछले 5-6 सालों में, स्पेशली 5-6 सालों में, उसने अपने यहाँ राइस का जो एरिया है कम कर दिया है। अब वो क्या करता है, जितने भी आपके साउथ ईस्ट के नेशंस हैं, और इवन इंडिया में भी कुछ जगहों पर, वो यहाँ के फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि जमीन तुम्हारी, पानी तुम्हारा, सीड हमारा, और जो भी तुम्हारी मेहनत होगी हम तुम्हें देंगे, लेकिन एक भी तो राइस का दाना होगा तुम अपने यहाँ बेचोगे नहीं, सारा का सारा हम चाइना ले जाएंगे वापस। वजह यह है कि राइस में, वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी किस क्रॉप में यूज होता है, किसी को पता है? राइस नहीं है वैसे वो, राइस। ना राइस। ना, राइस नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ राइस नहीं है वो, शुगर कौन? केन। हाँ, शुगर केन। शुगर केन जो है उसमें सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, ठीक है। शुगर केन के बाद आप राइस का नंबर ले सकते हैं, लेकिन राइस के साथ दो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं। एक तो राइस जो है सबसे ज्यादा, मतलब शुगर केन के बाद सबसे ज्यादा पानी यूज करता है, और दूसरा, राइस के फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद, राइस की फील्ड से, राइस की, नाइट्रो। नहीं नहीं, नाइट्रो नहीं है सोनाली, आप लोग का बायो था, आप लोग को शायद पता हो। सर मीथेन शायद। हाँ, मीथेन गैस जो है वो ढेर सारी आपकी इससे निकलती है। तो जो दुनिया के सबसे बड़े आपके इमिटर्स हैं ग्रीन हाउस गैस के, वो चाइना और इंडिया ही है अभी के डेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े बड़े इलाकों में, अगर आप भारत की देख लो तो भारत में चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लोग क्या करते हैं, राइस करते हैं। और राइस की खेती के लिए नेचुरल कंडीशन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ वो साउथ वेस्ट मानसून आता है, अच्छा खासा पानी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एग्रीकल्चर की जो मतलब जो इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो मानसून पे कम, फार्मर्स और ये जो ट्यूबवेल्स हैं और जो ग्राउंड वाटर है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। वो भी अब धीरे धीरे धोखा दे रहा है, क्योंकि लगातार ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। तो एक तो ये थोड़ा सा डिस्कस है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना, इसको लिख लो, द करंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ये कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसको लिख लीजिए, द करंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या द करंट स्टेटस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, इसको लिख लीजिए। इसमें से कुछ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ आपके मेंस में भी लिखने के लिए आ सकते हैं।
द करेंट स्टेटस ऑफ सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। हाँ अरुण बोलिए। सर इन सॉरी सर, बीच में हाँ सर, इन द व्यू ऑफ बिजनेस या हाँ, फ्यूचर या फ्रॉम द नहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, और जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में इससे हमारी क्या होगी, जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसकी बात होगी। ठीक है, देखो इंडिया अभी अगर मैं बात करूं, दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत तेजी से उसने क्या किया है, स्टेप अप किया है। वो दो सेक्टर कौन से हैं? एक तो आपके सामने लिखा हुआ है फार्मा प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दूसरा सेक्टर कौन सा है जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन 5-6 सालों में हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े? एनी आइडिया दूसरा सेक्टर कौन सा है जहां पे हम स्टार्टअप? स्टार्टअप में, स्टार्टअप में तो बड़ा बुरा हाल चल रही है अभी। मैं स्टार्टअप वाले भी कहानी बताऊंगा बाद में। सरकार दिखाती कुछ और है और हो कुछ और रहा है। दूसरा सेक्टर अगर आपने ध्यान दिया हो या देखा, वो क्या है आपका? स्पेस। ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो वो है, इंडस्ट्री है, पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत तरक्की कर ली है इसमें। और इवन हम बहुत अच्छी टक्कर किसको दे रहे हैं? आपके नासा को दे रहे हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी दे रहे हैं। क्योंकि वही सैटेलाइट जो, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो 1000 रुपीज में छोड़ते हैं किसी देश की सैटेलाइट, डेवलपिंग कंट्री की सैटेलाइट, हम उसी लॉन्च को 1000 रुपीज को हम कितने में कर देते हैं? 100 रुपीज में कर देते हैं। तो बहुत तेजी से हमने इन दो इंडस्ट्रीज में क्या किया है? बूम अप किया है। ठीक है और ये कोविड के बाद से तो आप मान के चलो कि हमारी तो, जब से हमने वैक्सीन सब जगह क्या की है, प्रोवाइड करवाई है, तब तो मतलब अलग ही बात होगी हमारी। अच्छा, अगला आपका जो न्यूज में रहा 1-2 दिन में, वो आपका जैसे आपको सामने दिख रहा है, किसको लेकर था? मणिपुर ट्राइबल बॉडी कॉल फॉर सेपरेशन ऑफ हिल एरिया इन दी स्टेट। ठीक है, इसी न्यूज को थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट किया है। अब उसको कॉम्पैक्ट को सबसे पहले करने से पहले ये समझो, ये मणिपुर का आपका फिजिकल मैप है। अगर आप देखो तो मणिपुर जो है एक इंटरनेशनली किसको कर रहा है शेयर? म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और अगर हम इधर नीचे देखें तो ये मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर देखें तो आसाम के साथ, और इधर देखें तो आपके नागालैंड के साथ। ठीक है, तो मणिपुर एज एक इंटरनेशनल बाउंड्री में है, यानी कि म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहे? पीस रहे। क्योंकि इस तरीके से अगर अनस्टेबिलिटी रहेगी तो म्यांमार में भी काफी लोग ऐसे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो प्रोवोक करते हैं ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को कि वहां पर हमेशा क्या रहे? अनस्टेबिलिटी रहे। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ये फिजिकल मैप मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, जो ये एल्टीट्यूड अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एल्टीट्यूड स्केल, तो जो 3000 मीटर और 800 मीटर का आप एरिया देखो, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो मणिपुर का जो आपका ये नॉर्थ का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो नॉर्थ का पार्ट है, इसमें ज्यादा आपके क्या है? हिली एरियाज। ठीक है, और फिर इसका जो ये नीचे का जो साउथ का पार्ट है, इसका जो हाइट है एज कंपेयर टू, वैसे हाइट देखें तब भी ज्यादा ही है, 1350-900 मीटर बहुत होता है, लेकिन कंपेयर टू इस ब्लूइश के मुकाबले ये जो एरियाज हैं वो ज्यादा प्लेन के एरियाज हैं। तो ओवरऑल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस एरिया में क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इस एरिया में वो ज्यादा है, और इस एरिया में बिल्कुल लिमिटेड लोग हैं, ट्राइबल पीपल है आपके, तो वही झगड़ा चल रहा है आपस में। तो यहाँ पे देखो, जो इस न्यूज में आपका आया था, जो मैंने सर्टेन पॉइंट्स की फैक्ट अलग किए हैं, अ ट्राइबल लीडर फोरम इन मणिपुर हैज सॉट द टोटल सेपरेशन। अब देखो यहाँ भी मांग हो गई टोटल सेपरेशन की, यानी कि वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो आपका ये वाला पार्ट है इसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, और जो साउथ वाला मणिपुर का पार्ट है इसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, वो ये डिमांड कर रहे हैं। ऑफ द हिल एरियाज, तो यानी कि जो नॉर्थ का एरिया है वो ऊपर का कौन सा है? हिली एरिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनहेबिटेड बाय इंडिजिनियस पीपल, बिलोंग्स टू कुकी चिन जोमी मीजो ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये जो आपके मणिपुर का जो नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पे आपके मेन तौर पे इंडिजिनियस जो हजारों साल से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, कौन से? कुकी चिन जोमी मीजो ग्रुप के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, देन अगर आप सेकंड पॉइंट देखो, द इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर फोरम, ये इन्होंने अलग से एक बनाई है, said that the tribal people of Manipur could no longer live with the dominant मिताई एनिमल। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे साउथ का एरिया, यहाँ पे मेन तौर पे, और इस जगह पर भी मेन तौर पे क्या है? मिताई के लोग ज्यादा है। ठीक है, तो उनकी डोमिनेंसी ज्यादा होती जा रही है। तभी तो ये झगड़ा शुरू हुआ था कि यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है इनको पहले से एसटी का स्टेटस मिल रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5 और 6 मिल रखा था। जैसे ही मिताई को भी क्या मिला? एसटी का स्टेटस मिला, तो ये जो इंडिजिनस एसटी थे या जो ओरिजिनल एसटी थे यहाँ के, इन्होंने इसी बात पे हल्ला मचाया
कि भाई वो पहले से डोमिनेंट लोग हैं, पहले से वो कम प्लेन मतलब प्लेन के एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ पहले से डेवलपमेंट एज कम टू हमारे एरिया के मुकाबले ज्यादा हुआ है, फिर उनको आप एसटी का क्यों दे रहे हैं स्टेटस? अगर आप उनको देंगे तो फिर तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं, आप तो उसी में और ज्यादा क्या करते जा रहे हैं, रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, तो इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, और अभी साफ साफ ये कह रहे हैं क्या, जो ये ग्रुप है आपका ITLF का, कि मिताई हेट द ट्राइबल पीपल, ऐसा इनका मानना है। स्टेटमेंट इश्यूड बाय द ITLF चेयरमैन पैगिन हैककुट, क्या ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखो क्या लिखा हुआ है, द ITLF क्लेम द हिल एरिया हैड नो रिसीव्ड एनी रिलीफ फ्रॉम द सेंटर आफ्टर 19 डेज ऑफ व्हाट, आपका ये जो मणिपुर क्राइसिस है। ठीक है, तो अब देखो आगे ये जो है, आगे करते हैं क्या करते हैं। दूसरा इन्होंने एक और एलिगेशन लगाया है, जो ये ट्राइबल पीपल है नॉर्थ के रहने वाले, कि मिताई ग्रुप के 2 आर्म्ड रेडिकल मिताई ग्रुप, इनके नाम देख लो क्या क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम में आ सकता है। ये एरेबैम, टेंगोल एंड मिताई लिपुन, इन्होंने ही सबसे ज्यादा क्या किया, इस जो अभी वायलेंस वाली जो घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा इन्हीं 2 ग्रुप ने जो है वो ट्राइबल पीपल के साथ क्लैशेस शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये 2 ग्रुप कहाँ पर बिलोंग करते हैं, या जो ITLF है उसका फुल फॉर्म, या वो क्या चाहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर आप देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये भी कल के द हिंदू में भी आया था और परसों भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब जैसे कि आपको में से कईयों को पता होना चाहिए, या पता शायद हो, कि सबसे नीचे जो होता है हमारा कौन सा कोर्ट होता है, आपका सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट से ऊपर अगर आप चले जाओ तो आपका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर आपका क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट से भी ऊपर आपका क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कैसा है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये अपने आप में जो लोअर कोर्ट है, कह सकते हो सेशन कोर्ट जो है वो कोई इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं है। अगर कोई मान लो एक्स जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वहां हारेगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, वहां हारेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, यानी कि वो इंटीग्रेटेड एक आपका स्ट्रक्चर है। तो अभी कुछ रिसेंट आपके ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो आता ही था, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसमें आएगा। अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताओ। तो इसके लिए अगर आप देखो, इसको भी छोड़ देते हैं, ये एक स्लाइड मैंने बना रखी है, ये केस ध्यान रखना, केशवानंद भारती केस, ये कभी सुना है? क्या कहते हैं संदीप, सोनाली, ये वर्ड सुना था, केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस केस है, यस सर। है ना? तो ये वो केस है, आप ये एक ऐसा केस है और ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा कभी नहीं था कि ये क्वेश्चन पुराना हो जाए। हर बार ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, या तो MCQ टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा यानी कि प्रीलिम्स में आ जाएगा, या तो फिर आपके कहाँ लिखने के लिए आएगा, मेंस में लिखने के लिए आएगा, कि राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज केशवानंद भारती केस। तो ये केशवानंद भारती केस में पहली बार किस थ्योरी पे, डॉक्ट्राइन पे लाइमलाइट डाली गई थी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जिसको पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती, ना तो चेंज कर सकती है, ठीक है, ना तो चेंज कर सकती है, बिल्कुल चेंज अलाउड नहीं होता है, और ना ही उसमें उसको क्या कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है। एबॉलिश तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो ना ही थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ना ही एबॉलिश हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि आपके MCQ में भी ये क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, या स्टेटमेंट पूछ लेंगे तो और मुसीबत हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। और फिर अगर आप बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, मेंस के पेपर की, तो वहां तो आपको बकायदा ये जो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स पे, इससे ऊपर तो नहीं होता, 150 या 200 वर्ड्स में लिखने को आपको आता है कि भाई इसको लिख के बताओ। तो ये सारे के सारे आपको मगअप करने पड़ेंगे कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं होता, प्रेसिडेंट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, और यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए हमारी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार बोलता हूँ, और मैंने पूछा भी था, जो अरुण है और शिल्वी है, लेकिन आप लोगों से पूछता हूँ, संदीप, सोनाली, कि अगर मान लो प्रेसिडेंट अगर कोई हत्या कर दे, मर्डर कर दे, तो क्या उनको पनिशमेंट होती है? अगर प्रेसिडेंट किसी की हत्या कर दे
तो क्या उनको पनिशमेंट होगी संदीप? यस सर, डेफिनेटली सर। डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रहते रहते होगी कि रिजाइन करना पड़ेगा उनको? सर रिजाइन रेजिग्नेशन के बाद ही होगी। हाँ, हम उसके पहले ना तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ना तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं, या तो खुद रिजाइन करें या तो फिर पार्लियामेंट जो प्रोविजन है वो हटा दें, ठीक है। तो ये मैंने बोला एग्जाम इसलिए दिया सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को साबित करने के लिए कि भाई हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो सबसे सुपीरियर पोस्ट मानी जाती है प्रेसिडेंट की मानी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉ या जो भी चीजें सबके लिए बराबर है। तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आप रट्टा मार लीजिएगा, एक एक अगर समझाना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा हम लोग को। ये सारे के सारे आपको याद रखने, ध्यान रखना। चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें भी एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एमसीक्यू में, और या आपके किस में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, यूपीएससी का किसी भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ये रहा इंडिया सेट टू, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर, सेट टू ट्रिपल स्पीड ऑफ इट्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसके कीवर्ड्स जो हैं, एक इसके जो की फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इंस्टॉल 18 ये पेटाफ्लॉप सिस्टम ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर। तो ये पेटाफ्लॉप सिस्टम पूछ लेते हैं कि इसमें कितने आपके पेटाफ्लॉप्स क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ध्यान रखना आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर्स के आपके आते ही आते हैं। जैसे एक बड़ा बेसिक चीज है, इसको कर लेना, एक असाइनमेंट दे दे रहा हूं मैं, कि जो बेसिक आपके क्या होते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी जो आपकी वो होती है मेमोरी होती है वो क्या होती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम की चीजें हैं वो हमारी क्या है, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड आर इंडिकेटर ऑफ क्या बता रखा है, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग जो स्पीड होती हैं वो किस में नाप रहे होते हैं ये लोग, तो फ्लॉप्स में नाप रहे होते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद करंटली इंडिया मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर जो बता रखा है, जैसे आप नाम देख रहे हैं, प्रत्यूष दे रखा है और मिहिर दे रखा है, तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। विद ए कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ, इनकी क्या है 66.8 आपके पेटाफ्लॉप्स हैं। और अगर हम बात करें जो कि आपके ये जो कंप्यूटर्स हैं, एक जो प्रत्यूष है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, और जो मिहिर है वो आपका लगा हुआ है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रैंक वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा में आपका लगा हुआ है। और इन दोनों की जो स्पीड है वो बता रखी है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। अब यहीं पे अगर आप किसकी स्पीड देखो, जो आपके क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट में जो आपके है द फास्टेस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम द वर्ल्ड इज करंटली इसका है क्रे सिस्टम का है, कहाँ पे, यूएसए का। दिस हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 1 एक्साफ्लॉप ऑफ अबाउट 1000 पेटाफ्लॉप। तो देखो कहाँ इनका कंप्यूटर कितनी स्पीड से भाग रहा है, 1000 पेटाफ्लॉप से भाग रहा है, और हमारा कितना चल रहा है, कितना, 6.8, ठीक है। तो कोई है कंपटीशन आपस में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का और हमारी टेक्नोलॉजी का, तो कहाँ 6.8 पे हम लोग चल रहे हैं और वो कितना पहुंच गए, 1000 पे चल रहे हैं। मतलब कितना गुना करोगे, 100 गुना के, 100 गुना के 150 200 गुना ज्यादा हमसे स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है, या तो सुपर कंप्यूटर ये पूछ लें आपसे, या इनकी स्पीड आपसे पूछ लें, या ये सुपर कंप्यूटर जो है वो कहाँ पर डिप्लॉयड कर रखे हैं वो आपसे पूछ लें, और या फिर आपसे जो सबसे सुपर आपका है वो पूछ लें। अच्छा, ये जो हमारी सरकार है, अभी हमने जो है वो आपके फ्रांस के साथ जो है ये डील अप साइन की है कि हम ये और इन कंप्यूटर को छोड़ के और सारे कंप्यूटर जो है लगाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 4500 करोड़ बाई 2025, ठीक है। अच्छा, हम लोग भी आगे बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, दूसरा अगर आप देखो तो ये आपका है हमारे एनएचआरसी को लेकर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर, और जो हमारे एनएचआरसी इंडिया को क्या मिलने वाला था, या हम जो डिमांड कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हैं जो हमको अभी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसने हमें देने से मना कर दिया, यूएन रिकॉग्नाइज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन डिफर द एक्रीडेशन ऑफ द एनएचआरसी, वो हमको देने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, अगर मैं जिस में बात करूं, उसका ये कहना है कि भारत में जो एनएचआरसी काम करता है वो बहुत ज्यादा क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब कि बायस होके काम नहीं करता है, वो बहुत ही क्या कह सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है, एक साइड लेके काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो हमको तैयार नहीं देने के लिए। अब यहाँ से जो हमारे काम की चीज हमें मिल रही है वो ये मिल रही है, ये आपके एग्जाम में चाहे आप एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से ये चीजें आ सकती है, कौन सी,
द पेरिस प्रिंसिपल सेट आउट 6 मेन क्राइटेरिया, जो कि हर एक एनएचआरसी को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, किसी भी कंट्री का फॉलो अप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो सारे के सारे 6 प्रिंसिपल्स हैं, ये तो आपके या तो प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं या तो मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्लाइड भी मैं आपको कर दूंगा फॉरवर्ड, तो यहां से इसको जॉट डाउन कर लेना अपने को। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा अगर आप देखो, सेबी जो है, अभी जो ये अडानी का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से इसने एक एडवाइजरी, एक मतलब नोटिस जारी किया है कि जितने भी आपके ऑफशोर फंड्स हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ कंपनीज होती हैं और बाहर से उसमें पैसा लग रहा होता है, वो तुरंत आके क्या करें, मतलब अपना क्लैरिफिकेशन दें कि उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं, मान लो कि कोई एक्स कंपनी है इंडिया में बिजनेस कर रही है और उसमें इस एक्स कंपनी में बाहर से क्या लगे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं, तो इस एक्स कंपनी को अपनी जो पेरेंटल कंपनी है या जो ऑफशोर फंड आ रहा है बाहर से, उनके बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक ये वर्ड आप लोग लिख लो, कीवर्ड, ये आपके एग्जाम में थोड़ा सा आ सकता है, इसको लिख लीजिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक आप वर्ड सुनते हो एफडीआई, ठीक है, एक तो ये अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, और दूसरा वर्ड आप ये पढ़ते हो एफपीआई। दोनों में आपने डिफरेंस सर्च करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट में लिख लो, एफडीआई और एफपीआई। क्लियर है? अरुण, शिरवी, संदीप, सोनाली? Yes. ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना। नहीं होगा तो एक दो दिन में मैं ही पेज अपलोड कर दूंगा, जैसे मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है फिर बनाने में पेज को, लेकिन एक ये कर लेना आप लोग। ठीक, अच्छा, ठीक, बस इसमें आज इतना ही था। चलो फिर हम लोग अब हिस्ट्री शुरू करते हैं। हिस्ट्री में कहाँ तक हो गया था? अच्छा, आप लोगों ने मैंने आप लोगों को शायद किताब रिकमेंड नहीं की थी। संदीप, आप लोगों ने वो किताब खरीद ली, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न मॉडर्न इंडिया, आपके नो राजीव सर, अहिर? हाँ, है आपके पास संदीप? नो सर, नो सर, मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा है बुक्स वगैरह। प्लीज इसको खरीद लो आप, है ना संदीप? ठीक है, ठीक है सर। राजीव अहिर की है। सोनाली, आपको भी परचेज करना है बुक। ठीक है, ओके सर। मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर। ये बुक एक ऐसी है जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगी और आपके मेंस के एग्जाम में भी काम आएगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पन्ने थोड़े से अब इन्होंने ज्यादा कर दिए हैं, लगभग लगभग 700-800 पन्ने कर दिए हैं, लेकिन प्लीज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब बहुत बेहतरीन है। उससे आपकी जो समझ है वो धीरे धीरे खुलनी शुरू होगी। ठीक, चलो, एक